गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल डीके फार्मा ट्यूटोरियल्स। गाइस तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकेंड का यूनिट सेकेंड, जिसमें हम देखेंगे इसका लास्ट टॉपिक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो गाइस बिना देर की आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो गाइस क्या होता है कि जब भी कोई भी सेंडिंग यूनिट जो है किसी भी रिसीविंग यूनिट को अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करती है, तो उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे ज़रूरी होती है कि वो सेंडिंग यूनिट जो है वो उस रिसीविंग यूनिट को जो है वो ट्रांसफ़र करे, ठीक है। तो उनके बीच जो है ऐसी कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो ज़रूरी होती है जब कोई भी सेंडिंग यूनिट जो है रिसीविंग यूनिट की को अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करती है। तो इसको हम काफ़ी डिटेल से देखने वाले हैं गाइस इस वीडियो में, तो आप शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि आपको ये टॉपिक जो है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आए। तो हम देखते हैं सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग इन रिटर्न फॉर्म अबाउट द इसेंशियल फैक्ट और द मेंटेनेंस ऑफ द कंटिन्यूअस हिस्ट्री ऑफ द इवेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन जो है एक प्रोसेस है कम्युनिकेटिंग का, ठीक है। मतलब जो भी सेंडिंग यूनिट रहती है और जो भी रिसीविंग यूनिट रहती है, तो उन दोनों के बीच में क्या होता है, एक कम्युनिकेशन होता है रिटर्न फॉर्म में, जिसमें जो भी आपकी टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड जो भी इसेंशियल फैक्ट्स हैं, तो उसके बारे में आपको क्या करना पड़ता है, एक डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। ताकि जो भी इवेंट्स हैं वो लंबे समय तक कंटिन्यूअसली मेंटेन रहे, ठीक है। तो इसीलिए जो है डॉक्यूमेंटेशन जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है जब आप किसी भी टेक्नोलॉजी को किसी भी रिसीविंग यूनिट को ट्रांसफ़र करते हो। तो द डॉक्यूमेंटेशन नीडेड फॉर द टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, ठीक। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप किसी भी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करते हो। सम ऑफ द डॉक्यूमेंट एसोसिएटेड टू द टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र आर द फॉलो, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हमने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया है जो कि इससे एसोसिएटेड होता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से। तो सबसे पहला है यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट, सेकंड है लाइसेंसिंग एंड थर्ड है MOU जिसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड फोर्थ है लीगल इशूज़। तो ये जो है डॉक्यूमेंटेशन जो है वो एसोसिएट होता है किसी भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट के बारे में। तो गाइस आपको इसके नाम से बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा, कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट, ठीक है। मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को छिपा के रखना, उसको सीक्रेट रखना, जिसको हम बोलते हैं गोपनीयता, है ना। कोई भी चीज़ को छुपा के रखना, ठीक। तो कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट इज़ अ सीक्रेट डॉक्यूमेंट। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जो भी सेंडिंग यूनिट रहती है और जो भी रिसीविंग यूनिट रहती है, ठीक है। तो जो भी सेंडिंग यूनिट ने जो भी रिसीविंग यूनिट को जो भी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया है उसको वो क्या करते हैं, वो छुपा के रखते हैं, ठीक है। तो उसको छुपाने से क्या मतलब है कि ताकि कोई भी जो है अदर कंपनी, ठीक है, या कोई भी अदर पर्सन जो है उसको कॉपी ना कर सके। तो जो भी उसने टेक्नोलॉजी जो भी डेवलप की थी वो अगर कॉपी हो गई तो ऐसा हो सकता है कि कोई दूसरा कंपनी या कोई अदर पर्सन जो है उसका लाभ उठा सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो है इसको थोड़ा सा सीक्रेट रखा जाता है, ठीक है, ताकि कोई भी कंपनी जो है उसका लाभ ना उठा सके, ठीक है। एंड आल्सो नोन एज द नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, ठीक है। तो आपको इसको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये जो भी सेंडिंग यूनिट रहती है और जो भी रिसीविंग यूनिट रहती है, ठीक है, ये इन दोनों के बीच के बात रहती है। इट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट द प्रोप्रिएटरी नेचर ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड रिटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी और इन्वेंशंस, ठीक है। तो ये जो है आपकी प्रोप्रिएटरी नेचर की जो भी टेक्नोलॉजी है जिसको आपने डेवलप किया है, ठीक है, तो उसको ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसी भी अदर पर्सन से, ताकि वो जो है अदर पर्सन या अदर कंपनी उसका लाभ ना उठा सके जो भी आपने टेक्नोलॉजी डेवलप किया है उसको। एंड रिटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी और इन्वेंशन। तो जो भी आपका इन्वेंशन है, जो भी डेवलपमेंट आपने किया है, ठीक है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को ये क्या करता है, मेंटेन करता है। द नीड ऑफ दिस एग्रीमेंट इज़ ड्यू टू द इंक्रीज द कंपटीशन एंड द न्यू टेक्नोलॉजी कैन बी एक्सप्लेन, ठीक है। तो इसकी क्यों ज़रूरत है, तो इस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि गाइस आजकल आप देख रहे हो कि कंपटीशन जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। नई नई टेक्नोलॉजी है जो वो डे टू डे जो है वो आते जा रही है, ठीक है। तो जैसे कि आपने कोई भी टेक्नोलॉजी अगर डेवलप किया है तो अगर आपने उसको डिस्क्लोज करके नहीं रखा है, ठीक है, ठीक है, मतलब नॉन डिस्क्लोज करके नहीं रखा है या आपने उसको सीक्रेट नहीं रखा है, तो हो सकता है कि कोई भी अदर कंपनी या कोई भी अदर पर्सन जो है उसका फ़ायदा उठा सकता है। तो इसीलिए
ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल कंपटीशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। रोज़ रोज़ जो है वो नई टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप होती जा रही है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ये कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट। एंड न्यू टेक्नोलॉजी कैन बी एक्सप्लेन, ठीक है। तो हमने बताया कि जैसे कि अभी मतलब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो है आजकल बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है, ठीक है। तो नई नई टेक्नोलॉजी है वो आ सकती है, तो इसलिए जो है कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट। तो कितने टाइप्स के होते हैं? मेनली यहाँ पे दो टाइप्स के कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट देखने को मिलते हैं। फर्स्ट आता है म्यूचुअल एग्रीमेंट्स। तो इसमें क्या होता है कि जो भी सेंडिंग यूनिट रहती है और जो भी रिसीविंग यूनिट रहते हैं, ठीक है, तो वो अपने कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशंस को क्या करती है, शेयर करती है। एंड सेकेंड आता है यूनिलेटरल एग्रीमेंट। तो यूनिलेटरल एग्रीमेंट में कोई भी एक पार्टी जो है, ठीक है, वो अपने जो भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन रहती है उसको शेयर करती है। तो ये है कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट के टाइप्स, म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड यूनिलेटरल एग्रीमेंट। म्यूचुअल में दोनों पार्टीज जो है अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को शेयर करती है, लेकिन यूनिलेटरल में केवल जो है एक पार्टी जो है अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को शेयर करती है, वो है आपका सेंडिंग यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे सेंडिंग यूनिट जो है अपनी जो भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करती है रिसीविंग यूनिट के पास। तो अब हम सेकंड देखते हैं हमारा लाइसेंसिंग, ठीक है। तो लाइसेंसिंग का मतलब है कि आपके पास अगर कोई भी आपने इन्वेंशन किया है, ठीक है, तो आपके पास क्या रहता है, उसका पेटेंट रहता है, ठीक है। तो आपके पास उसका पेटेंट रहता है, तो ऐसा होता है कि कोई अदर पर्सन उसका लाभ नहीं उठा पाता है बिना आपके परमिशंस के, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। आप द लाइसेंसेस अलाउ पेटेंट ओनर टू शेयर इन्वेंशन और अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन कंट्रोल मैनर एंड रिसीव रेवेन्यू और अदर बेनिफिट, ठीक है। तो इसमें जो भी लाइसेंसी है, जो भी उसका पेटेंट ओनर रहता है, वो अपने इन्वेंशंस को शेयर करता है और जो भी उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ रहती है, ठीक है, उनको वो क्या करता है, शेयर कर देता है कुछ रेवेन्यूज़ को रिसीव करने के लिए, या बोल सकते हो कि कुछ अगर उसको बेनिफिट मिल रहा हो, मतलब जाहिर सी बात है गाइस, कोई भी अगर उसको अच्छा खासा पैसा मिलेगा, या तो मतलब उसने कुछ भी टेक्नोलॉजी तो डेवलप कर ली है, लेकिन उसके पास जो है एक अच्छा जो है फाइनेंशियल जो है रिक्वायरमेंट उसके पास नहीं है, तो वो क्या करेगा कि अपनी अपने उन्होंने जो भी टेक्नोलॉजी जो है डेवलप की है उसको क्या कर देगा, वो दूसरे के पास शेयर करेगा, ठीक है, कुछ पैसे के लिए या उसको कोई रेवेन्यूज मिले। तो इसीलिए जो है वो अपनी जो भी इन्वेंशंस रहती है उसको शेयर करता है, ठीक है। तो ये होता है लाइसेंसिंग का मतलब। द टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग इज द कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट इन विच द licensor intellectual property such as patent, trademark, service mark, copyrights, trade secrets and other intellectual property may be transferred to the licensee for the specified period of time, ठीक है। तो इसमें जो भी टेक्नोलॉजी जो भी लाइसेंसिंग रहती है, ठीक है, वो एक जो है कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो इनमें जो भी सेंडिंग यूनिट रहती है और जो भी रिसीविंग यूनिट रहती है, तो उनके बीच जो है एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें जो भी सेंडिंग यूनिट रहती है अपनी जो भी पेटेंट रहती है, जो भी ट्रेडमार्क है ना, सर्विस मार्क है, जो कॉपीराइट है, ट्रेड सेक्टर्स है, सीक्रेट्स है, तो उसको क्या कर देता है, वो उस रिसीविंग यूनिट को मतलब जो भी लाइसेंसी है उसको ट्रांसफ़र कर देता है कुछ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए, ठीक है। तो यही होता है लाइसेंसी का मतलब जो भी उसका जो भी ओरिजिनल लाइसेंसर रहता है वो अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करता है किसी भी बेनिफिट के लिए या किसी भी रेवेन्यूज़ को अचीव करने के लिए या रिसीव करने के लिए किसी भी अदर रिसीविंग यूनिट को। तो इसके कितने टाइप्स होते हैं यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, एक्सक्लूसिवली लाइसेंसिंग एंड सेकंड होता है नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग। तो ये दो टाइप्स के लाइसेंसिंग होते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग के बारे में। तो इसको देखते हैं। द लाइसेंसिंग हैज़ एन एक्सक्लूसिवली राइट टू यूज़ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एज पर द टर्म ऑफ लाइसेंसिंग एग्रीमेंट, ठीक है। तो इसमें जो भी लाइसेंसी होता है उसको एक्सक्लूसिवली राइट होता है कि वो अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकता है एज पर द लाइसेंसिंग एग्रीमेंट। तो जो भी उनके बीच एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, मतलब जो भी सेंडिंग यूनिट एंड रिसीविंग यूनिट, ठीक, तो उनके बीच जो भी एग्रीमेंट हुआ है, तो जो सेंडिंग यूनिट होती है वो रिसीविंग यूनिट को ये परमिशन दे देती है कि वो जो है इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकता है। तो वो इस तरह से होता है एक्सक्लूसिव
लाइसेंसिंग में। दिस एग्रीमेंट इज सच दैट द लाइसेंसर इज नॉट अलाउड टू यूज द लाइसेंस्ड एसेट्स फॉर द ड्यूरेशन एज स्पेसिफाइड द लाइसेंस एग्रीमेंट। ठीक है, तो वैसे इसमें ये होता है कि जो भी लाइसेंसर रहते हैं, ठीक है, मतलब जो भी सेंडिंग यूनिट है जिन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया है किसी भी रिसीविंग यूनिट के पास, तो वो जो है इस टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने उसको ट्रांसफ़र कर दिया है, तो वो कुछ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के बाद तक ही उसको यूज़ मतलब कर सकते हैं। लेकिन जो भी उनके बीच एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, तो वो जो लाइसेंसर है उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं अगर उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर दिया है तो ये आता है एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग के अंतर्गत। एंड सेकंड हम देखते हैं नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग। ठीक है, तो नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग में ये होता है कि जो भी लाइसेंसर रहते हैं वो अपनी जो भी एसेट्स रहते हैं, ठीक है, उसको बहुत सारी जो लाइसेंसेस होती है या बोल सकते हो रिसीविंग यूनिट है उसको सेंड कर सकता है या उसको शेयर कर सकता है एक ही टाइम पे। ठीक है, तो जैसे कि कोई भी सेंडिंग यूनिट है, उन्होंने ऑलरेडी एक कंपनी को जो है अपनी लाइसेंस दे रखी है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो दो चार कंपनी को और दे दे, तो मतलब वो एक साथ जो है एक ही टाइम पे बहुत सारी कंपनियों को अपनी जो भी लाइसेंस है उसको वो दे सकता है। द लाइसेंसर आर आल्सो फ्री टू यूज़ द एसेट्स दैट दे लाइसेंस टू द अदर। ठीक है, तो इसमें जो लाइसेंसर रहता है वो भी उस एसेट्स का यूज़ कर सकता है, ठीक है, जो कि उसने अदर कंपनीज को या अदर रिसीविंग यूनिट को उसको ट्रांसफ़र कर दिया है। तो हमने एक्सक्लूसिव में ये देखा था कि एक बार अगर कोई भी सेंडिंग यूनिट जो है वो रिसीविंग यूनिट को अगर अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर देती है तो वो उसका यूज़ नहीं कर पाता है, ठीक है, एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम तक। लेकिन नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग में जो लाइसेंसर रहता है वो अगर अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर देता है तो उसके बाद भी वो उसका यूज़ कर सकता है, वो अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकता है। तो ये है मेजर डिफरेंस नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग एंड एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग में। एंड थर्ड आता है फिर मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स। तो गाइस आपने देखा होगा कि जब बहुत सारी बड़ी बड़ी बिजनेस डील होती है तो आपस में वो क्या करते हैं, बातचीत करते हैं और जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं वो उनको है एक्सेप्ट करते हैं। तो इसमें भी यही होता है मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग में। तो जो भी रिसीविंग यूनिट है और जो भी सेंडिंग यूनिट है, ठीक है, उनमें आपस में बातचीत होती है, ठीक है, कि आप मेरे मेरे को अपनी टेक्नोलॉजी को दे दो, ठीक है, मतलब उनके बीच जो भी बात होती हो, ठीक है, तो उनके बदले उनको जो भी बेनिफिट मिलेगा, जो भी रेवेन्यूज़ मिलेगा, जो भी है उनको देना है, ठीक है, तो उनमें मतलब ये एक प्रकार का नेगोशिएटेड एग्रीमेंट होता है, ठीक है, मतलब आपस में ही कम्युनिकेट करके एक दूसरे से बातचीत करके अपनी जो भी टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, मतलब ये लीगल नहीं होता है और इसमें कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब आप इसमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करके बातचीत करके कोई भी चीज़ को यहाँ पे फिक्स कर सकते हो, ठीक है। एंड कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, ठीक, तो ये जो है एक नेगोशिएटेड एग्रीमेंट होती है, ठीक है, जिसमें कोई भी टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र जो होता है वो एक कम्युनिकेशंस के थ्रू होता है, एक बातचीत के थ्रू होता है, ठीक है, तो इसको हम नेगोशिएटेड एग्रीमेंट बोल सकते हैं। आल्सो नोन एज कमिटमेंट लेटर और लेटर ऑफ इंटेंट। तो हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को कमिटमेंट लेटर या लेटर ऑफ इंटेंट भी बोल सकते हैं। द MOU इज द एग्रीमेंट बिटवीन द टू और मोर पार्टीज आउटलाइन इन अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो होती है दो या दो से अधिक पार्टीज के बीच जो है वो एक एग्रीमेंट होती है जिसमें वो अपने फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स को जो है वो शो करते हैं। जो भी नॉर्मल डॉक्यूमेंट रहते हैं, ठीक है, तो वो उनको दिखाते हैं। फिर अगर वो उनसे अगर रेडी रहते हैं तो जो भी उनका एग्रीमेंट रहता है, जो भी बातचीत होता है उनके बीच, वो उनके हिसाब से होता है, ठीक है। ये जो है लीगल नहीं होता है। इट इज़ अ नॉट लीगल बाइंडिंग बट सिग्नल टू विलिंगनेस ऑफ द पार्टीज टू मूव फॉरवर्ड विद द कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि ये एक लीगल बाइंडिंग नहीं है, इसमें जो भी पार्टीज रहती है, ठीक है, वो उसकी तत्परता को संकेत देता है, एक सिग्नल देता है कि वो अपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसको लेके आगे बढ़े, ठीक है, तो ये कोई भी लीगल बाइंडिंग नहीं है। एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज एन एक्सप्रेशन ऑफ एग्रीमेंट टू प्रोसीड, ठीक है। तो किसी भी एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने के लिए ये एक अभिव्यक्ति है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इट इंडिकेट दैट द
पार्टीज हैव रिच ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड दे आर मूव फारवर्ड। ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है कि जो भी पार्टीज है वो उन चीज़ों को समझ गए हैं और वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो गाइस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये एक जो है नेगोशिएटेड एग्रीमेंट होता है, मतलब बातचीत के ही थ्रू जो है यहाँ पे टेक्नोलॉजी का जो भी ट्रांसफ़र होता है इसमें कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती है और ये नॉन लीगल बाइंडिंग होती है। ठीक है, देन अब हम देखते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो क्या क्या चीज़ जो है रिक्वायर होती है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में। तो फर्स्ट आता है इसमें स्टेट द ओवरऑल एम ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो उनके जो भी एम हैं उनको यहाँ पे बताना होता है, एंड द पार्टीज एंड द पीरियड्स एंड असाइनमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिस्क्लेमर्स फाइनेंशियल अरेंजमेंट रिस्क शेयरिंग एंड सिग्नेचर। तो उनकी जो भी पार्टीज है वो होनी चाहिए वहाँ पे, जो भी पीरियड कितने पीरियड के लिए आप उस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर रहे हो। ठीक है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ पे। ठीक है, उसका रिस्क क्या है उसको बताना पड़ता है कि आप अगर ये चीज़ करते हो तो ये रिस्क हो सकती है। ठीक है, फाइनेंशियल अरेंजमेंट, तो आपको उसके फाइनेंशियल अरेंजमेंट के बारे में भी आपको बतानी होगी जो भी रिसीविंग यूनिट है। ठीक है, फिर उसमें आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा कि हाँ आपने अपनी टेक्नोलॉजी है जो इसको ट्रांसफ़र की है। ठीक, तो ये एक नॉर्मल सा होता है, ये कोई भी लीगल बाइंडिंग नहीं होती है। ठीक है, तो हम अब देखते हैं लास्ट फिर लीगल इशू। ठीक है, तो जब आप किसी भी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करते हो तो आपको इससे क्या लीगल इश्यूज आ सकते हैं, तो उससे रिलेटेड जो है आपको यहाँ पे एक डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, द लीगल एसेट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हैज़ द डुअल कैरेक्टर्स जनरली द सच एन एग्रीमेंट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट रूल बाय द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें जो भी आपकी क्या जो क्या इश्यूज आ सकते हैं, जैसे कि उसका जो भी फ्रेमवर्क है, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, उसको अगर वो समझ नहीं पा रहे हैं, जो भी सेंडिंग यूनिट है या जो भी रिसीविंग यूनिट है, तो वो अगर उनकी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को समझ नहीं पा रहे हैं तो इससे भी इशू हो सकती है। एंड सेकंड है फिर कमर्शियल स्ट्रेटजी एंड लॉस। ठीक है, तो गाइस जो भी लॉस होते हैं वो चेंज होते रहते हैं कुछ समय के बाद। ठीक है, तो उससे उसकी स्ट्रेटजी पे भी अफेक्ट हो सकता है। एंड थर्ड है फिर ऑर्गेनाइजेशन एंड सपोर्ट। ठीक है, तो जो भी एडवाइज़र रहते हैं वो चेंज होते रहते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के दौरान, तो इससे भी इशू आ सकते हैं। एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इशू अराइज। ठीक, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड जो है इशू आ सकती है। तो ये है कुछ लीगल इश्यूज जो कि आ सकते हैं जब आप किसी भी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करते हो, किसी भी मतलब सेंडिंग यूनिट को भी अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करती है किसी भी रिसीविंग यूनिट को। तो गाइस ये थे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। तो गाइस हमने आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया इस टॉपिक को। तो गाइस आई होप सो काफ़ी अच्छे से आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।